जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत में अगर देखा जाए तो इन द ऑफिशियल वारंट प्रोसीजर ये उपराष्ट्रपति नंबर 2 होता है। और जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से आर्टिकल 63 है, वो ये कहता है, आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 63 भारत का संविधान कहता है। भारत में उपराष्ट्रपति पद का सृजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के तर्ज पे हुआ है। हम जाने कि अब कि किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका चुनाव कैसे होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 66 कवर करता है। 66 ये बताता है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहां भी वही है, राष्ट्रपति की जैसे कि भारत का नागरिक हो और 35 साल उसकी उम्र हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह हो। इतनी तो ये बात हो गई। शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव कंप्लीट 35 years of age एंड शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये 3 हो गई। और चौथा ये कि उसको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में या किसी लोकल अथॉरिटी या किसी पब्लिक अथॉरिटी में उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक चीज क्लियर की गई है कि सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, इनकी जो पोस्ट है ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा, जैसा राष्ट्रपति वाले केस में था। ठीक, ये हो गई। इसके बाद उपराष्ट्रपति के नामांकन के समय 20 प्रस्तावक को 20 अनुमोदक चाहिए। हमने देखा था राष्ट्रपति के केस में था कि 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर चाहिए थे। बट इन वाइस प्रेसिडेंट नाउ अरेंजमेंट ऐसी है कि 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स होने चाहिए। और जहां तक सिक्योरिटी मनी का बात है, बिना सिक्योरिटी मनी के तो नामांकन होगा नहीं। तो सिक्योरिटी मनी जो है, जमानत राशि, ये 15,000 है दोनों केसेस में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में 15,000 है। और ये ध्यान रखने की बात है, ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अब जमा होती है। तो ये करेगा, वो नामांकन दे देगा, फॉर्म भर दिया। अब ये होगा कि इनको वोट कौन करेंगे। इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो राष्ट्रपति से अलग होता है। हमने पढ़ा राष्ट्रपति चुनाव में क्या था। राष्ट्रपति चुनाव में ये था कि संसद के दोनों सदनों के जो इलेक्टेड मेंबर थे, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें भाग नहीं लेते, और असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर थे वो भी भाग नहीं लेते। कहने का मतलब है कि बोथ हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर इंक्लूडिंग पुदुचेरी एंड दिल्ली, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज बनाते थे, पार्टिसिपेट करते थे। बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जब हम सदस्य कह रहे हैं मेंबर, तो इसका मतलब है कि इनमें नॉमिनेटेड भी हैं और इलेक्टेड भी हैं। कहने का मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अच्छा, एक चीज आप और देखें कि निर्वाचक चुनाव तो हो रहा है राज्यसभा के सभापति का है? और काउंट करती है मेजॉरिटी जो है लोकसभा की। लोकसभा जानी रहे 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियंस हैं और 245 अगर राज्यसभा का जो है तो 788, यानी कि लोकसभा के मेजॉरिटी से राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है। ये व्यवस्था है। तो ये होता है। अगर इस चुनाव हो गया, चुनाव कैसे होता है, वही राष्ट्रपति की प्रक्रिया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान के द्वारा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हिंदी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा होता है, वही प्रक्रिया है।
और अगर राष्ट्रपति के केस में भी, ये उपराष्ट्रपति के केस में भी ये सेटल हो चुका है कि अगर कोई वैकेंसीज है, मान लीजिए 788 है या 5 किसी हाउस के किसी मेंबर से संजोग से कोई वैकेंसी है, कोई मर गया, बाई इलेक्शन होने हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि चूंकि ये बिल्कुल टनाटन बिल्कुल हाउसफुल नहीं था इसलिए जो इलेक्शन हो गया आप पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट लेकर के। ऐसा नहीं है। पद की रिक्तता का असर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव पर नहीं पड़ता, अब ये क्लियर हो चुका है। और ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 71 इसको कवर करता है। ये दोनों डिस्प्यूट सारे सुप्रीम कोर्ट में सेटल होते हैं और उसकी जो ओपिनियन होती, जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। उसमें कोई संसदीय समिति ये हो, कोई अपील नहीं, कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें फाइनल होता है। पद की रिक्तता का असर नहीं पड़ता। हाँ, ये भी जान लें कि अगर किसी कारण से इनका चुनाव वाइड डिक्लेयर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो भी उस समय तक, उस अवधि तक जो उन्होंने काम किया है, उनके किए गए जो एक्ट हैं, जो कार्य हैं, वो वैलिड होते हैं। ये मोटी बातें हैं इलेक्शन के विषय में। ठीक, अब देखते हैं इनका कि टर्म की बात आती है, इनका टर्म कितना है। तो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म भी प्रेसिडेंट की तरीके से ये 5 साल होता है, जब से ये ऑफिस इंटर करने से लेकर के 5 साल में ये का इनका टर्म होता है। और अब ये आता है कि ये उपराष्ट्रपति साहब चुन तो लिए गए, लेकिन क्या इनको हटाया जा सकता है, इनका रिमूवल कैसे होगा। तो याद रखें कि यहां 61 जैसे महाभियोग की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा कि इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के केस में था, ऐसा उपराष्ट्रपति के केस में नहीं है। ये संवैधानिक प्रावधान कहते हैं कि राज्यसभा अपनी कुल संख्या के बहुमत से मात्र एक रेजोल्यूशन द्वारा क्या कर सकती है, बिना कारण बताए जिस पे लोकसभा सहमत है, उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। ठीक, कहने का मतलब है कि राज्यसभा अपनी कुल, फिर से सुनिए, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से मात्र एक रेजोल्यूशन के द्वारा बिना कारण बताए लोकसभा के सहमत होने से रिमूवल की प्रक्रिया होती है, उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि 61 में राष्ट्रपति के हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन आता था वो किसी हाउस में आ सकता था, लोकसभा राज्यसभा किसी में आ सकता था। बट इन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा है कि वो रेजोल्यूशन राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित कर दे, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा उस पर सहमत हो। इसका मतलब है कि लोकसभा अगर साधारण बहुमत से पास कर दे तो बिना कारण बताए। इन प्रेसिडेंट के केस में क्या था, प्रेसिडेंट के केस में का इंपीचमेंट कब होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसने जो है संविधान का हनन किया है तब उस पर इंपीचमेंट लगता है। और वहां इंपीचमेंट जो 2/3 बहुमत से, यानी टोटल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करना होता है। लेकिन यहां बताया ऐसी स्थिति नहीं है। और हटाने के लिए प्रक्रिया वही है कि आपको कोई रेजोल्यूशन लाना है तो 14 डेज एडवांस, 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होगी और ये राज्यसभा में ही पहले पेश होगा। वहां के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होने के बाद अगर लोकसभा उसको सामान्य बहुमत से भी निकाल दे तो फिर वो पारित हो जाएगा। एक बड़ी मजेदार चीज ये है कि वहां वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन ये भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इनको सब कोई कारण बताने की जरूरत इनके रिमूवल की नहीं है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए वह कौन सा पद है जिसको कि बिना कारण बताए हटाया जा सकता है, दे दे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों, कोई नहीं, इस तरह दे दे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये भी दोनों, कोई नहीं। तो देखिएगा इसको, तो ये बिना कारण बताए हटाया जा सकता है, ऐसी स्थिति है। और राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है, जहां तक जो है इसको कहते हैं ओथ एंड एफर्मेशन की बात है, तो ओथ एंड एफर्मेशन 69 में है ओथ एंड एफर्मेशन। और इसमें यह है
कि वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा भारत के संविधान के प्रति और अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करूंगा। और राष्ट्रपति के केस में क्या था, राष्ट्रपति के केस में वो शपथ लेता है संविधान और विधि की रक्षा की कर लेता है और कहता है कि मैं भारत की जनता की सेवा और भलाई में, कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है, आई विल डिवोट माई सेल्फ इन द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन यहां इनका ओथ एंड एफर्मेशन अलग है। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत किया गया कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा। इस्तीफा देना चाहे तो किसको देंगे, इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। तो ये ओथ एंड एफर्मेशन की बात हो गई। कंडीशंस में दो चीजें हैं कि अगर किसी सदन का ये सदस्य है, वेदर स्टेट का या फिर यूनियन का, तो ये जिस दिन से ये पद पे चुने जाएंगे उस दिन से ये माना जाएगा कि वो पद रिक्त हो गया है और कोई लाभ का पद जो है नहीं होना चाहिए इनका इलेक्शन होने के लिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपीचमेंट हमने देख लिया। हाँ, इंपीचमेंट में एक चीज और याद रखिए कि 61 राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति का इलेक्शन होते समय तो बताया आपसे कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही जो है वोट करते हैं चुनाव करते समय इलेक्टोरल कॉलेज में, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते। लेकिन जब महाभियोग लगता है तो महाभियोग में तो जानते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ही 2/3 मेजॉरिटी से वोट करते हैं। उस पर महाभियोग के समय विधानसभा की जरूरत नहीं होती। विधानसभा तो राज्य विधानसभाएं तो चुनाव के समय रहती हैं, लेकिन महाभियोग हटाते समय वो नहीं, हटाते समय तो संसद के दोनों सदन नहीं रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये राष्ट्रपति को चुनते तो नहीं है लेकिन हटाते जरूर हैं। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं लोकसभा या राज्यसभा के, ये आपने जाना कि इलेक्टोरल कॉलेज में वोट तो नहीं देते, लेकिन जब इंपीचमेंट होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो उसको हटाते जरूर हैं। तो ये एक ध्यान रखने की बात है। और 61 से मैंने इसकी कंपेरिजन कर दिया, हो ही गया। 14 दिन की नोटिस दोनों में जरूरी है। इसमें राज्यसभा कुल सदस्य संख्या का बहुमत, लोकसभा का साधारण बहुमत, उसमें दोनों में 2/3 बहुमत। 14 दिन की नोटिस जरूरी है। वो दोनों में से किसी सदन में पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति वाला, उपराष्ट्रपति वाला पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए कारण वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए मतलब राष्ट्रपति के लिए फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कारण की कोई जरूरत नहीं है, बिना कारण हटाया जा सकता है। तो इनके साथ कई चीजें हैं, इनको बिना कारण हटाया जा सकता है। और एक चीज आप देखिए कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्षी करते हैं, उसमें से नहीं होते, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होने के नाते उनके पास उपराष्ट्रपति जैसा कोई कार्य नहीं होता, बहुत कम कार्य होते हैं। अब ये देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 64 और 65 इनके पावर और ड्यूटीज बताता है। इनके दोहरे कार्य हैं, डबल फोल्ड वर्क है इनका। पहला काम 64 ये कहता है, आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये कहता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। ठीक, राज्यसभा के सदस्य नहीं है लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। ये ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष नहीं चुनती। ये का चुनाव लोकसभा के बहुमत से हो जाता है, ध्यान देने की बात है। मतलब लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर जैसा बताया इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। तो 64 कहता है कि ये जो है एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा में। इनका वही काम होगा जो कि लोकसभा में स्पीकर करता है, राज्यसभा को सुचारुपूर्वक ढंग से चलाना। और वही अधिकार हैं जो स्पीकर के हैं। इसको अभी हम आगे संसद पढ़ते समय देखते हैं। और 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। राष्ट्रपति का कार्य दो स्थितियों में करेंगे। एक तो जबकि कोई आकस्मिकता आ गई है, आकस्मिकता में क्या होगा कि राष्ट्रपति साहब किसी कारण से दिवंगत हो गए, नहीं रहे, जैसा जाकिर हुसैन साहब थे, जब दिवंगत हो गए तो बीबी गिरी साहब उपराष्ट्रपति थे, उनका काम देखे। इसी तरीके से आपके फखरुद्दीन अली साहब थे, वो भी पद पे रहते हुए दिवंगत हो गए थे राष्ट्रपति, तो बीडी जत्ती साहब ने उनका काम देखा। तो ऐसी स्थिति अगर आती है कि राष्ट्रपति दिवंगत हो जाते हैं या मन नहीं किया, आप त्यागपत्र देने से किसी को थोड़ी रोक लेंगे।
अगर वो त्याग पत्र दे के निकलना चाहते हैं, या उनका इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाइड हो जाता है, या ये पता है कि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से एक रिजोल्यूशन पास करती है और लोकसभा उस पर सहमत होती है, मतलब उसको हटा दिया जाए, रिमूवल कर दिया जाए, या कोई अन्य कारण हो सकते हैं। इस तरह की अगर कोई आकस्मिकता आती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है, और मैक्सिमम कितना, 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऐसी कंडीशन में 6 महीने तक संभालता है, 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। दूसरी स्थिति तब होती है जबकि राष्ट्रपति महोदय बीमार हो गए। बीमार कोई हो सकता है, राष्ट्रपति साहब भी बीमार हो सकते हैं। कोई बीमार हो गया, या कहीं कोई घूमने चला गया, दौरे पे चला गया, विदेश चला गया। जैसे आपको मालूम होगा 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब रसा सोवियत संघ की यात्रा पे गए थे, 15 दिन का टूर था उनका, तो उस समय उनका जो कामकाज जो है, उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे राधा कृष्णन साहब, वही देख रहे थे, पता है ना आपको। हाँ, और दोबारा फिर 61 में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार हो गए, तो भी वो देख रहे थे उनका काम। तो इस तरह से जो है वो काम, हाँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इस तरीके से कि कोई बीमारी में या कहीं बाहर जाने पे काम देखते हैं, तो जैसे वो लौट करके आते हैं अपना काम संभाल लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति का काम खत्म हो जाता है। बट यूनाइटेड स्टेट में ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट में ऐसा है कि वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, अगर किसी कारण से राष्ट्रपति नहीं रहते या राष्ट्रपति किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो वहां का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो जो पूरा टर्म है ना राष्ट्रपति का, उसको खींच ले जाता है। मान लीजिए 4 साल का चुनाव हुआ, 1 साल में कुछ गड़बड़ हो गया, तो पूरा 3 साल तक उपराष्ट्रपति खींचेगा उसको। हमारे यहाँ 6 महीने से ज्यादा नहीं, बस खाली ये, इसीलिए कहते हैं ना कि ये सिर्फ एक व्यवस्था चलाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो ये है, उपराष्ट्रपति का काम जो है उसके पद के अनुकूल नहीं है। उसको जो भी जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन राज्यसभा के द्वारा ही होता है, बाकी तो उसकी भूमिका राष्ट्रपति में बहुत कम है। हाँ, ये जब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में जब उनसे पूछा गया था कि आपने जो है राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्य विधानसभा को शामिल किया और जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसा बिरला, ऐसा बहुत कम, ऐसा रेयर होता है, ऐसा बहुत कम समय आता है और बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, जबकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य संपादित करना पड़ता है। और ज्यादातर उपराष्ट्रपति का समय तो जो है राज्यसभा की अध्यक्षी में ही जाता है, सभापति में ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि जो है सारी असेंबलीज को चुनाव के लिए आमंत्रित करना जरूरी था। तो ये मुख्य कार्य संविधान सभा में खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि इनका काम राज्यसभा की अध्यक्षी करना ही है। लेकिन बट ये अगर विशेष स्थिति ऐसी आती है तो राष्ट्रपति का काम संभालते हैं, और जब राष्ट्रपति का काम संभालेंगे तो जाहिर बात है कि उस समय के लिए उनकी जितनी इन्वॉल्वमेंट है, जितनी इम्यूनिटीज है, सब उनको मिलती हैं। और ये बात जानने की है कि 2018 से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ये आप जान लीजिए कि चूंकि काम वो राज्यसभा के अध्यक्षी का करते हैं तो उनको वेतन भी वही उसी का मिलता है, और जब राष्ट्रपति का काम करेंगे तो कैलकुलेटर से गुणा करके उतने दिन का वेतन उनको राष्ट्रपति का मिल जाएगा, इन्वॉल्वमेंट इम्यूनिटी मिल जाएंगी। और वेतन 2018 से इनका 4 लाख रुपया महीना है, और पेंशन वही लास्ट वेतन का 50% कर दिया गया है। और सुविधा के नाम पे आप जानते हैं कि बढ़िया सुसज्जित ऑफिस, डीए मिलेगा, फोन मिलेगा, यात्रा की सुविधा है और फोन की सुविधा, सारी सुविधाएं हैं, होनी भी चाहिए। क्या कहते हैं कि देश के नंबर 2 है हमारे माननीय उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिलना चाहिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो ये पावर एंड ड्यूटीज हो गई। और इसीलिए कुछ लोग इसको कहते हैं हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, यानी उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण उच्चता। इनकी लोग इनको बैंक के रूप में ये कि मतलब कहने का कि नाम के हिसाब से इनके पास काम नहीं है। और उपराष्ट्रपति पद होने के नाते कुछ लोग तो ये आलोचना करते हैं कि राज्यसभा की आंतरिक स्वतंत्रता का हनन है कि बाहर से ला करके आप हम अध्यक्ष बना दिया जाता है। दूसरा ये भी है कि अगर सिर्फ इसलिए बनाया गया कि कैजुअलिटी में राष्ट्रपति के काम कर सकें, तो जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहते हैं तो उस समय तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश काम करता है या वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर वाइस प्रेसिडेंट न भी रहता, सीधे राज्यसभा का उपसभापति ही रहते, तो राष्ट्रपति का काम जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देख लेते, जैसे हिदायतुल्लाह साहब ने देखा था। बहरहाल ये कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं।
ये वो बात है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था यही है। और ये हम देख लिए, इसको उपराष्ट्रपति हो गया, धीरे धीरे चुनाव हो गया, टर्म हो गया, रिमूवल काम क्या है इनके 64-65 बताता है, 71 में ये बताता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट अगर कोई इसका डिस्प्यूट है तो फाइनल करेगा, 66 इलेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे प्रोविजन है। और अंत में थोड़ा सा हम उपराष्ट्रपति की जो सूची है, अब तक कौन उपराष्ट्रपति हुए हैं, अगर उन पर एक निगाह दौड़ा लें तो अगर हम देखेंगे कि डबल टर्म करने वालों में डॉक्टर राधाकृष्णन थे, 2 दफा हुए थे शुरू में, और इधर मोहम्मद हामिद अंसारी साहब हैं। हामिद अंसारी साहब और डॉक्टर राधाकृष्णन, ये 2 लोग थे जो 2-2 टर्म किए हैं। और राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए दिवंगत होने वाले पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए दिवंगत होने वाले अगर पूछता है तो एक थे 1997 में जो कृष्णकांत जी बने थे। तो उपराष्ट्रपति के पद पे दिवंगत रहने वाले तो कृष्णकांत जी हैं, राष्ट्रपति के पद पे जाकिर हुसैन साहब और फखरुद्दीन अली साहब हो गए। 2 टर्म करने वाला डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी साहब। और अगर ये आ जाए कि कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, तो ये 3 लोग हैं। एक तो शुरू में डॉक्टर राधाकृष्णन साहब थे और बाद में मोहम्मद एम हिदायतुल्ला साहब, और तीसरा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 3 लोग हैं जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। उसमें राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और तीसरा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और एक सवाल ये भी बहुत आता है, आप दोनों सूची मिला लीजिएगा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति, ये सूची हैं ABCD, जो कि उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो ये दोनों सूची आप मिला लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट देख रहे हैं तो ऐसे 7 लोग हैं जो कि राष्ट्रपति नहीं हो पाए। जैसे गोपाल स्वरूप पाठक 1 हो गए, BD जत्ती साहब 2 हो गए, कृष्णकांत जी 3 हो गए जो अपने पद पर दिवंगत हो गए बताया, चौथा भैरव सिंह शेखावत साहब हो गए, 5वां हामिद अंसारी साहब हो गए जो 2 टर्म किए बताया अभी, और मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब भी थे। वो एम हिदायतुल्ला भी जो है उपराष्ट्रपति रह गए, राष्ट्रपति नहीं बन पाए। और 7वां वेंकैया नायडू जी हैं। तो ये याद रखिएगा आप, GS पाठक, BD जत्ती, एम हिदायतुल्ला, कृष्णकांत जी, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू जी, 7 लोग थे। तो इसको आप देखिए, समझिए, बाकी फिर देखते हैं।